गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आज का अपना टॉपिक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन। बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायुदाब समीकरण। इससे प्रीवियस क्लासेस में अपने इसमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, एक परमाणु आदर्श गैस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब ये जो वायुदाब समीकरण पढ़ेंगे वो भी अपन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए ही पढ़ेंगे। वायुदाब समीकरण क्या है? किसी गैस के द्वारा आरोपित दाब, घनत्व व उसके अणुओं की संख्या n है, वो क्या होगी? पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ उसके चरघातांकी के रूप में जो ह्रास होगा, जो कमी होगी, उनमें जो रिलेशन जो दिखाया जाएगा वो किन समीकरणों के द्वारा? वायुदाब समीकरणों के द्वारा। तो किसी गैस द्वारा आरोपित, तो गैस कौन सी ली है अपन ने? एक परमाणु गैस ली गई है यहाँ पर। तो किसी गैस द्वारा आरोपित दाब, pH, घनत्व क्या है? ρh, वह अणुओं की संख्या NH, दाब P, घनत्व ρ, वह अणुओं की संख्या N। H लिए पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ, इसलिए किसी गैस द्वारा आरोपित दाब, घनत्व व अणुओं की संख्या का पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ चरघातांकी के रूप में ह्रास या कमी को व्यक्त करने वाले समीकरण क्या कहलाते हैं? वायुदाब समीकरण कहलाते हैं। वायुदाब समीकरण कहलाते हैं। जो इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप में देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे दाब का पृथ्वी तल से ऊंचाई को लिखा है हाइट h के साथ परिवर्तन। इसको लिखेंगे pH इक्वल्स टू P0 e की पावर माइनस mgh अपॉन kT। अब देखो, दाब का, घनत्व व अणुओं की संख्या n का, यही जब अपन घनत्व का लेंगे, ये तो क्या है? दाब का,
ये लिखेंगे घनत्व का, तो घनत्व को किससे लिखा है, रो से, तो रो एच इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन के टी। वही तीसरा लिया था अपन ने, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या n का। तो देखो अणुओं की संख्या का लेंगे तो एन एच इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन के टी। जो गैस के द्वारा आरोपित दाब है उनका पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ चरघातांकी के रूप में ह्रास या कमी को व्यक्त करने वाले समीकरण वायुदाब समीकरण कहलाते हैं। ये तो है अपने समीकरण। अब अपना टॉपिक है बैरोमीट्रिक इक्वेशंस की। ये जो इक्वेशंस निकली है इनका अपने को डेरिवेशन करना है। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो इन इक्वेशंस के लिए अपन क्या करते हैं, इनका डेरिवेशन करना है अपने को, ठीक है, जिसके थ्रू अपने को ये इक्वेशंस मिलने वाली है, इनको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो होता क्या है, देखो आपको पता है कि एक परमाणु आदर्श गैस है, उसके लिए क्या माना जाता है, जो एक परमाणु आइडियल है, आदर्श गैस है, तो उसके द्वारा क्या माना जाता है कि उस गैस द्वारा आरोपित दाब कहाँ पर आरोपित, उस पात्र पर, पात्र जिसमें कि वह गैस है वो परिबद्ध है, ठीक है। तो जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है, एफ फोर्स है जो बाह्य वाला है, एफ आउटर है, वो क्या है कि अनुपस्थिति में, मतलब कि जब ये ज़ीरो है, कोई फोर्स है ही नहीं, तब तो उस गैस द्वारा क्या माना जाता है, जिसमें वो परिबद्ध है, उस पात्र पर जो दाब होता है उसके सब स्थानों पर एक समान रहता है, ठीक है। लेकिन जब यही फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, जब बाह्य बल ज़ीरो नहीं है, तब क्या होगा, बाह्य बल लगेगा या बाह्य गुरुत्वीय बल क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा कि वही जो गैस है जिस पात्र में परिबद्ध है उसके भिन्न जो ऊर्ध्वाधर भाग है उसमें भिन्न भिन्न दाब लगने से दाबों में क्या आएगा, अंतर, दाब में अंतर। यहाँ पर क्या था, दाब एक समान आएगा। ये जो दाब आया है इसके लिए क्या देखते हैं कि जो उच्च ताप पर हल्की गैसें हैं, हल्की जो गैसें होंगी उच्च ताप पर, उनके लिए तो जो गुरुत्वीय बल क्षेत्र का जो इफेक्ट है वो क्या है, शून्य, लगभग नगण्य है, तो उसको अपन ने माना है लगभग जीरो है। परंतु जो भारी गैस है उन पर जो गुरुत्वीय बल क्षेत्र है उसमें जो प्रभाव है इनका वो प्रबल रूप से दिखाई देता है। प्रबल रूप से अपन उसको स्ट्रॉन्गली उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उस गुरुत्वीय बल क्षेत्र में उसके इफेक्ट को समझने के लिए हम एक वायु स्तंभ की कल्पना करते हैं। तो देखिए इसको आगे अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। आप हेडिंग लिखिएगा, डेरिवेशन ऑफ बैरोमीट्रिक इक्वेशन, वायु दाब समीकरण का निगमन। डेरिवेशन ऑफ देखो आप लिखिएगा, एक परमाणु आदर्श गैस के लिए बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में पात्र पर आरोपित दाब
पात्र ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जिसमें गैस परिबद्ध है। पात्र पर आरोपित दाब सब स्थानों पर एक समान रहता है, जबकि बाह्य बल क्षेत्र की उपस्थिति या गुरुत्वीय बल क्षेत्र की उपस्थिति में गैस द्वारा आरोपित दाब पात्र के भिन्न भिन्न ऊर्ध्वाधर भागों में भिन्न भिन्न होता है। हल्की गैसों के लिए उच्च ताप पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होता है, जबकि भारी गैसों के लिए प्रबल रूप से प्रेक्षित होता है। गुरुत्वीय बल क्षेत्र की उपस्थिति में एक परमाणुक आदर्श गैस द्वारा पात्र पर प्रभाव को समझने के लिए हम एक वायु स्तंभ की कल्पना करते हैं। देखिएगा, एक वायु स्तंभ की, देखो ये पूरा अपन इसको इसमें लेते हैं, ठीक है। इसको अलग से अपन ने दिखाया, उधर उसका डेरिवेशन करते हैं। ये जो स्तंभ है ये इस टाइप से लिया गया है। इसका क्या है, वायु स्तंभ जो लिया हुआ है, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसका अनुप्रस्थ काट तो क्या है, ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया। परम ताप यहाँ पर लिया है कैपिटल टी, ठीक है। अणुओं की संख्या जो ली है वो है n, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिया है P बराबर P0 मैंने लिखा है। ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कहाँ लिया है अपन ने, पृथ्वी सतह पर, ठीक है। अब अपन ऊंचाई पर लेंगे तो ऊंचाई क्या, ये यहाँ से ही जाएगी, तो ये यहाँ से लेके अब इसको लास्ट तक नहीं यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये हाइट, ये यहाँ पर जो पृथ्वी सतह पर P = P0 था, इस हाइट पर जाते ही जो प्रेशर है वो pH होगा आपका। परम ताप T लिया ही है, अणुओं की संख्या n, जो आरोपित दाब होगा वो प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से अपन ने एक वायु स्तंभ लिया है जिसका अनुप्रस्थ काट a है, परम ताप T है, अणुओं की संख्या स्मॉल n है, ये इसको दिखाया गया है। ये क्या है, ये जो है उसका हाइट का डिफरेंस DH, ठीक है। अब अपने को पता है यहाँ पर जब तक कोई बाह्य बल कार्यशील नहीं है तो बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से जो अणुओं की संख्या है उनको अपन लिखते हुए आए हैं पहले से भी, Ni = GI/e⁴ + बीटा EI। तो मैं यहाँ इसका डेरिवेशन स्टार्ट करती हूँ। बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम से गैस में
अणुओं की संख्या। तो ये जो संख्या होती है वो अपन ने पढ़ी है Ni इक्वल्स टू Gi अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा Ei। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस अल्फा Gi e की पावर माइनस बीटा Ei। इसे लिखा समीकरण 1। समीकरण 1 का समेशन लेने पर देखो, समेशन जब लेंगे तो वही समेशन Ni इक्वल्स टू e की पावर माइनस अल्फा को इधर बाहर निकाल लेते हैं, वही समेशन Gi e की पावर माइनस बीटा Ei। ये आया समीकरण 2। अब अपने को पता है कि एक परमाणु आदर्श गैस के अणुओं की संख्या समेशन Ni इक्वल्स टू क्या n, तो 3 को कहाँ पर पुट करेंगे, सेकंड में, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन n इक्वल्स टू e की पावर माइनस अल्फा समेशन Gi e की पावर माइनस बीटा Ei। ये आई इक्वेशन 4 अपनी। देखिएगा अभी तक अपन ने जो पहले किया है उसी को किया है अपन ने यहाँ भी। बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में है ये। तो अब जब बाह्य बल क्षेत्र उपस्थित होगा, मतलब कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र की उपस्थिति में, तो वहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पहले कणों की ऊर्जा, अणुओं या कणों की ऊर्जा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाह्य बल क्षेत्र, बाह्य बल या गुरुत्वीय बल क्षेत्र की उपस्थिति में एक परमाणु गैस के अणुओं या कणों की ऊर्जा, ये लिखेंगे अपन Ei इक्वल्स टू Ei डैश प्लस फाई अक्स y z। इसे लिखा इक्वेशन 5। देखो ये डायग्राम है वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आगे का डेरिवेशन करेंगे अपन। देखो समीकरण 5 क्या है अपना, Ei इक्वल्स टू Ei डैश प्लस फाई अक्स y z। यहाँ पर देखो एक तो Ei डैश है कणों की ऊर्जा, एक ये है, ये तो क्या स्थिति आश्रित है, तो स्थिति आश्रित कणों की ऊर्जा, कौन सी समीकरण 5 है, कणों की ऊर्जा। और ये क्या है, निर्देशांकों से मुक्त कणों की ऊर्जा। कणों या अणुओं की ऊर्जा। अब देखो समीकरण 5 को कहाँ पुट कर सकते हो, माइनस बीटा Ei यहाँ पुट कर सकते हो। तो समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 से Ei का मान कहाँ लिखोगे, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर। अब देखो यहाँ रखोगे तो ये n इक्वल्स टू e की पावर माइनस अल्फा समेशन Gi e की पावर माइनस बीटा Ei है, तो Ei डैश प्लस फाई अक्स y z। अब देखो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, तो Gi e की पावर माइनस बीटा Ei
डैश तो यहाँ रख लिया अपन ने। अब देखो ये तो बीटा ई डैश वाला है, इससे भी गुणा होगा तो माइनस बीटा फाई। तो मैं देखो इसको ऐसे लिखती हूँ, चलो अभी आगे वाली इसकी जो स्टेप होगी उसमें लिखेंगे, पहले इसको यहीं लिख देती हूँ माइनस बीटा फाई एक्स वाई जेड। अब देखो अपन इसको ई की पावर माइनस बीटा फाई एक्स वाई जेड को अपन ने पहले लिखा है, तो इधर ई की पावर माइनस एल्फा और ब्रैकेट में जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई डैश रहा। यहाँ पर क्या किया, सिर्फ माइनस बीटा फाई एक्स, इस वाली टर्म को अपन बाहर ले आए हैं। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं ये तो है समीकरण आपकी 6। अपन जानते हैं लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से बीटा इक्वल्स टू का क्या होता है 1/kt। इसे लिखेंगे समीकरण 7। इसे लिखेंगे समीकरण 7 तो ये फॉर्म क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बीटा की जगह दोनों जगह क्या लिखेंगे 1/kt। तो n इक्वल्स टू ई की पावर माइनस फाई अपॉन kt। फाई है तो यहाँ फाई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आपको पता होना चाहिए। कणों की ऊर्जा है स्थिति आश्रित, क्योंकि एक्स वाई जेड पोजिशन पर इसके एनर्जी को डिनोट करती है। तो इसको लिखा है मैंने ई की पावर माइनस फाई अपॉन kt ई की पावर माइनस एल्फा जी आई ई की पावर माइनस ई आई डैश अपॉन kt। ये आई आपकी समीकरण 7। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ। अब देखो कुछ टर्म को इससे यहाँ रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन की समीकरण 7। तो आप लिखोगे बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में कणों या अणुओं की संख्या। ये जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अनुपस्थिति में लिखा है तो एन नोट। इसकी कुछ टर्म्स हो इसको अपन क्या मानेंगे एन नोट के बराबर। तो ये क्या वैल्यू आएगी एन नोट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एल्फा समेशन जी आई ई की पावर माइनस ई आई डैश अपॉन के टी। ये आई समीकरण 8। जब 8 को अपन साथ में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन क्या बनेगी n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस फाई अपॉन के टी। इसे लिखेंगे समीकरण 9। इसे एक बॉक्स में बंद करना, ध्यान रखनी है आपको ये इक्वेशन। अब देखो इसी की दूसरी जो अपन स्टेप पर चलेंगे, एक परमाणु जो गैस है उसके द्वारा आरोपित दाब। एक परमाणु एकांक आयतन, ये एक परमाणु आदर्श गैस द्वारा आरोपित दाब। देखो एकांक आयतन पर लिया है तो PV इक्वल्स टू होता है NKT। एकांक आयतन है तो P इक्वल्स टू NKT। तो यहाँ से N की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी आपकी P अपॉन KT। इससे क्या प्रूव होता है N समानुपाती P। N समानुपाती P है मतलब कि N नोट समानुपाती P नोट है। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन 10। इसकी वैल्यू जब यहाँ पर करेंगे तो N की जगह तो क्या P, N नोट की जगह P नोट। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी P इक्वल्स टू P नोट ई की पावर माइनस फाई अपॉन KT। इसे लिखना समीकरण 10। उसी तरह देखो जो दाब है वो क्या होता है
घनत्व के समानुपाती होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, दाब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः देखो, दाब जब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होगा तो रो इक्वल्स टू रो नॉट ई की पावर माइनस 5/kT। इसे भी आप लिखोगे समीकरण 11। ये कहाँ से आई है? समीकरण 10 से। ठीक है, अब ये इक्वेशंस तो आपकी आ गई। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखोगे आप, जैसे कि P इक्वल्स टू पी नोट ई की पावर माइनस 5/kT दिया हुआ है। ठीक है, अगर e की पावर 0 हो जाती है मतलब बाह्य बल क्षेत्र की अनुपस्थिति में ही होगा, तो फाई क्या होगा? 0 होगा। फाई 0, यहाँ पर ये वैल्यू जब e की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो p बराबर क्या हो जाता है? पी नोट। इससे क्या मतलब है? ये क्या व्यक्त करता है? ये व्यक्त करता है कि एक परमाणु गैस है उसके द्वारा क्या है, ये जब दाब P बराबर पी नोट है, मतलब क्या है, उस पर बाह्य बल तो कार्यशील होता है, परंतु क्या होता है कि बाह्य बल कार्यशील होता है परंतु उसका जो ताप है वो बाह्य बल क्षेत्र में नियत रहता है। अर्थात जो परिवर्तनशील जो बल है, कार्यशील बल है, उसमें भी गैस क्या है आपकी? गैस क्या रहती है? समतापीय ही रहती है। कौन सी गैस? एक परमाणु गैस। ठीक है, 5 इक्वल्स टू 0 ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1। जो बाह्य बल तो कार्यशील होता है परंतु नियत जो ताप है उसका बाह्य बल क्षेत्र में क्या रहता है? नियत होता है। मतलब कि जो परिवर्तनशील जो बाह्य बल है उसको कार्यशील होने पर जो गैस है, एक परमाणु गैस है, वो आपकी समतापीय ही रहती है। अब दूसरा, इसका एक फेज और पढ़ेंगे अपन अभी, देखिएगा। इसको रहने दीजिए, मैं इसको इरेज करती हूँ। देखो, ये आई आपकी इक्वेशन। यदि जो आपका वायु स्तंभ है, वायु स्तंभ या गैस स्तंभ है, ये किस में स्थित है? गुरुत्वीय बल क्षेत्र में स्थित है। बल क्षेत्र में स्थित होने पर ये अगर गुरुत्वीय बल क्षेत्र में स्थित होएगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो वो क्या आएगी? जैसे अपन ने पढ़ा था, P बराबर पी नोट सतह पर और ऊपर हाइट पर pH। तो स्थित होने पर उस पर गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा है, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? ऊंचाई h पर निर्भर करेगी। ऊंचाई h पर निर्भर करेगी तो फाई इक्वल टू क्या होगा? mgh। जब इस समीकरण को, समीकरण 12 को कहाँ लिखेंगे? 9, 10 व 11 में समीकरण 9, 10 व 11 में रखने पर, देखो जब इस समीकरण को 9, 10 व 11 में लिखते हैं तो मैं ये इक्वेशंस यहाँ लिखना चाहूँगी। देखो, n इक्वल्स टू एन नोट ई की पावर माइनस 5/kT। 5 की जगह क्या लिखना है अपने को? mgh। तो n इक्वल्स टू एन नोट ई की पावर माइनस mgh/kT। ठीक है, ये 13। ऐसे ही p इक्वल्स टू पी नोट ई की पावर माइनस
mgh/kT 14। इसी तरह रो ये क्या है, हाइट पर निर्भर कर रही है, तो ब्रैकेट में h भी लिखिएगा, ph व रो h, तो रो नॉट e⁻⁻mgh/kT। ये कौन से समीकरण आए हैं, वायुदाब समीकरण। स्टार्टिंग में अपन ने जहाँ से चालू किया था, जहाँ से बैरोमेट्रिक इक्वेशन की अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर अपन ने यही परिवर्तन दिखाया था। उसको अपन ने क्या किया, जब डेरिवेशन स्टार्ट किया तो उससे अपन ने प्रूफ किया है। ये क्या है, बैरोमेट्रिक इक्वेशंस। दूसरा देखो, अगर अपन इनका ग्राफ देखते हैं तो अपने को पता है चरघातांकी का ग्राफ कैसे आता है। ठीक है, ये तो क्या है, हाइट है इधर। अगर इसका अपन देखते हैं, ये क्या है, पी नोट लेते हैं यहाँ पर, तो पहले वाला, तो चरघातांकी को अपने को पता है, ये जो ग्राफ लेंगे अपन, इस तरीके से कम होता होता चरघातांकी रूप से कम होता है। तो यहाँ पर तो क्या लिखते हैं अपन, पी नोट, ये वाला पॉइंट, ये प्रेशर है। ठीक है, ऐसे चरघातांकी का ग्राफ आता है अपना, चरघातांकी रूप से कम होना। एक चीज़ और, H या HC इक्वल टू, जैसे फाई इक्वल टू mgh होता है, यहाँ से जब A की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आती है, H की वैल्यू kT/mg। ये HC क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक हाइट। तो इससे क्या मतलब है, जो H है वो किससे, m क्या व्युत्क्रमानुपाती है, HC प्रोपोर्शनल टू 1/m। मतलब ये जो m है कम होगा, मतलब हल्की गैस के लिए तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वही जब भारी गैस होगी तो उसके लिए भी रिवर्स में आएगी। ठीक है, तो ये था आपका बैरोमेट्रिक इक्वेशंस, इसका अपन ने डेरिवेशन किया। नेक्स्ट है वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।